अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुस्बा असगर है। मैंने मार्च में अकाउंटिंग की क्लासेस ज्वाइन की थी और मैंने जो है अगस्त में अटैम्प्ट दिया अकाउंटिंग की और मेरी अकाउंटिंग फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गई है। तो मैं आपको ब्रीफ इंटरव्यू देती हूँ अकाउंटिंग के बारे में कि अकाउंटिंग का पेपर कैसे तैयार किया जाता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते होते हैं हमारे पास। पहले जो है जो ये फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 16 एमसीक्यूज़ आते होते हैं हमारे पास। तो इनको बहुत अच्छी तरह करना है, बहुत अच्छी तरह। जैसे चैप्टर 1 है उसमें हमारे पास जो डेफिनेशंस है एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकी डेफिनेशन जो बुक में वर्डिंग लिखी हुई है ना आईकैप की बुक में, वो हमें क्लियर कट आनी चाहिए। मतलब इनमें उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था मेरे पास कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, एसेट इज़ ए इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा मेरे पास ऑप्शन जो था वो हमारे पास था कि इक्विटी इज़ जो है इक्विटी इज़ द रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन थे उसमें मेरे पास दिया हुआ था कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट। तो इस तरह के जो है वो टिपिकल क्वेश्चंस आते होते हैं। अब इसमें मेरे पास जो था इसका आंसर था बोथ आर नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं थी दोनों की। क्योंकि इक्विटी में हमारे पास करंट और नॉन करंट दोनों लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करते होते हैं और हमारे पास जो एसिड है वो एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ था। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आते होते हैं हमारे पास। तो ये डेफिनेशन हमारे पास हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है उसमें हमारे पास डेबिट नोट, जो क्रेडिट नोट इशू और ये जो हम रिसीव करते हैं ना, मतलब परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न में, इसका एमसीक्यूज़ एक ज़रूर आता है हमारे पास, तकरीबन पेपर्स में आ रहा होता है। तो ये हमें इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रेडिट नोट हम कब इशू करते हैं या हमें रिसीव होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए हमें। नेक्स्ट जो चैप्टर 3 है उसमें एक तो हमें नेचर याद होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस में कि कैपिटल की क्या नेचर होती है, इक्विटी की क्या नेचर होती है और सेल्स की, परचेज़ रिटर्न, सेल रिटर्न, इन सब की नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किसकी नेचर कौन कौन सी है। तो इसमें से एक एमसीक्यू ज़रूर आता होता है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से एमसीक्यू 16 एमसीक्यूज़ आते होते हैं और इनको हमारे पास जो थ्योरी है ना बुक की वो हमें अच्छी तरह आनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद जो बैड डेट वाला चैप्टर्स है हमारे पास, मेरे पास बैड डेट के पेपर में मेरे पास तो कोई एमसीक्यूज़ नहीं आया था, इसलिए इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। बैड डेट में से एक्रूवल्स और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम है इस चैप्टर में से मेरे पास एमसीक्यूज़ आए हुए थे। बट इनमें से मेरे पास आई थिंक 3-4 एमसीक्यूज़ इस चैप्टर में से आए थे कि मेरे पास उन्होंने मतलब एक में कैरी डाउन भी दिया हुआ था, कुछ इनकम की वैल्यू भी दी हुई थी और हमें ब्रॉड डाउन फाइंड करना था, ठीक है, एक्रूड इनकम का। तो इस तरह की सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की हुई थी। एक में दोनों उन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया हुआ था, एक्रूड एक्सपेंस भी दिया हुआ था, उन्होंने हमें प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट बतानी थी, हमें टोटल एक्सपेंस ईयर का भी उन्होंने दिया होता। तो ऐसे एमसीक्यूज़ या वो कैरी डाउन हमसे पूछ लेते हैं या वो ब्रॉड डाउन पूछ लेते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट। तो इसमें से एमसीक्यूज़ 2-3 आते बहुत ज़रूर आते होते हैं। और एक और मेरे पास एमसीक्यूज़ आया था फर्स्ट चैप्टर्स में से ही था कि उन्होंने हमें ट्रांजैक्शंस बताई हुई थी कि ये भी ट्रांजैक्शन हुई है, ये भी ट्रांजैक्शन हुई है, ये भी ट्रांजैक्शन हुई है। तो हमें जो है वो मतलब एक में हमने सेल्स की थी, परचेज़ भी की हुई थी, तो टोटल एसेट हमने बताना था कि हमारे पास टोटल एसेट की अमाउंट कितनी है। तो वो हम ट्रांजैक्शंस की एंट्री करके वो हमें पता लगा सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें से मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड में से एमसीक्यूज़ एक आया हुआ था और एक ये पूछा हुआ था कि कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन नहीं होती जब तक हम स्टार्ट नहीं कर लेते। तो ये जो प्रोडक्शन मेथड होता है इसमें हमारे पास इसका आंसर यही था, प्रोडक्शन मेथड था, तो इसमें होता है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। मतलब ये शॉर्ट एमसीक्यूज़ होते हैं, इनकी कैलकुलेशन इतनी लॉन्ग नहीं होती लेकिन हमें ये करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है इन्वेंट्री का चैप्टर था, उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आए थे। एक तो पीरियोडिक मेथड में से आया हुआ था और एक ऐसा जो उन्होंने एंट्री पूछी हुई थी। और मैन्युफैक्चरिंग के चैप्टर में से उन्होंने एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, ये उन्होंने एमसीक्यूज़ पूछे हुए थे कि ओवर एब्जॉर्प्शन होगी तो टोटल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, हमारे पास बजटेड एब्जॉर्प्शन पे क्या इफ़ेक्ट है उसका, मतलब ये चीज़ें हमें इसमें से बिल्कुल क्लियर कट हमें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही लॉन्ग क्वेश्चन मेरे पास आया था कि उसमें उन्होंने एंट्रीज़ बताई हुई थी। मतलब एडजस्टमेंट जो थी वो आसान थी, कुछ थोड़ी बहुत ट्रिकी भी थी हुई थी। मतलब उन्होंने जिसमें दो एंट्रीज़ पास करनी होती हमने एक एडजस्टमेंट में, तो ऐसी भी एडजस्टमेंट थी। लेकिन ऐसे इतनी मुश्किल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन मेरा आंसर फिर भी इक्वल नहीं आया था। तो वैसे ओवरऑल उन्होंने हमारे पास ड्रॉप डाउन भी दिए हुए थे कि हर मौजूद था फिलिंग द ब्लैंक्स, 1-2 थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब टोटल नेट एसिड्स की अमाउंट लिखी थी। और वैसे जो है उन्होंने ड्रॉप डाउन हमें दिया हुआ था हर वैल्यू के बारे में। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी हो जाती है, आप ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ही ना आती हो, आप फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ कर लेते हैं, इतनी बुरी हालत नहीं होती। और उसके बाद जो हमारे पास BRS का चैप्टर था
बीआरएस के चैप्टर में से मेरे पास 2 एमसीक्यूज़ आए हुए थे। एक में उन्होंने कैश की वैल्यू पूछी थी और एक में उन्होंने बैंक स्टेटमेंट की वैल्यू पूछी हुई थी कि बैंक स्टेटमेंट की क्या वैल्यू होगी। तो बीआरएस का चैप्टर भी मेरा मतलब इस तरह से हो गया। तो 2 एमसीक्यूज़ थे, उसकी ओवरऑल कैलकुलेशन मेरे पेपर में 5-6 एमसीक्यूज़ आए थे कैलकुलेशन के, इतने ज़्यादा नहीं आए थे। तो आपका पेपर में टाइमिंग का कोई मसला नहीं होता, अकाउंटिंग के पेपर में हो जाता है, पेपर आपका बहुत पहले हो जाता है। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप जितना मर्जी टाइम दे दें, आंसर रेयर केसेस में आंसर इक्वल आ भी जाते हैं, लेकिन सच ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ना आता हो, आप उसको बिल्कुल ही ना कर सकते हो, आप कर लेते हैं। बस कुछ चीज़ हमें मिसिंग होती है तो आपको मार्क्स फिर भी मिल जाते हैं उसमें, तो इसमें इतना मसला नहीं होता। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा थ्योरी का मसला है कि आपको अकाउंटिंग की पूरी बुक की थ्योरी ज़रूर रीड करनी है। एक एक वर्ड आपको सिर्फ रीड नहीं करना, आपको उसका समझ होनी चाहिए कि ये अच्छा इन्होंने ये यूँ लिखा हुआ है तो अच्छा ये इसलिए क्यों लिखा हुआ है, इसमें क्या वजह है कि इसने ऐसे लिखा हुआ। तो कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी के हवाले से बिल्कुल क्लियर नहीं होना चाहिए। हमारे लेवल में पीआरसी के अकाउंटिंग के पेपर के लेवल में इतने ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज़ नहीं होते, 5-6 होते हैं, या किसी के पेपर में नहीं भी होते, लेकिन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो आपको उस पर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी होती है। तो आप पहले 3 चैप्टर्स एक तो अच्छे से करें, क्योंकि उनमें 16 एमसीक्यूज़ आते होते हैं, तो वो तो आपको आई कैप की बुक की थ्योरी आपको मतलब समझ होनी चाहिए कि ये ऐसे है, इसमें वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सारा कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आप अपना इनपुट पूरा दें तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाता है।